हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है युगांतर आश्रम, क्या ये वैंकूवर में था। दूसरा है स्वदेश सेवक गृह, क्या ये सैन फ्रांसिस्को में था। तीसरा है हिंदी एसोसिएशन, क्या ये पोर्टलैंड में था। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या कोई भी गलत नहीं है। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। क्या हो जाएगा जो आपका सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे करना चाहिए था कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, दोनों चीज़ें एक ही साथ होगी। हाँ ठीक है, कौन सा है जो सही है। सही है, चलिए ले लेते हैं आपका सही है। आपको बताना कौन सा है जो सही है, यानी कि कोई एक ही है जो सही है, बाकी सही नहीं हो सकता। यानी कि या तो पहला, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या चौथा। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। कौन सा है जो सही है, फटाफट बताएंगे। क्या सत्य है, तो याद रखिएगा आपका केवल और केवल तीसरा सही है। हिंदी एसोसिएशन पोर्टलैंड, आपका केवल और केवल जो है ये तीसरा सही है। गदर आंदोलन जो है इसके समय में युगांतर आश्रम की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। तो याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है, सैन फ्रांसिस्को में। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और आपका जो स्वदेश सेवक गृह है इसकी स्थापना कहाँ किया गया है, वैंकूवर में किया गया है। यानी कि आपका सेम अपोजिट हो जाएगा। तो क्या सही है, केवल और केवल तीसरा सही है। अब आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में कौन सा व्यवस्थित है। आपको इन घटनाओं को देखना है और फिर बताना इसमें से कौन सा है जो सही कालानुक्रम में व्यवस्थित है। आप देख लीजिए, ए में है खुदीराम बोस को फांसी, फिर दिया है भारत लोक सेवा मंडल का गठन, फिर दिया है मुस्लिम लीग का गठन, और इसके बाद दिया सूरत विभाजन। क्या ये अपने सही क्रम में लगा है। दूसरा, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, मुस्लिम लीग का गठन, सूरत विभाजन, और उसके बाद दिया खुदीराम बोस। क्या ये बात सही है, क्या ये क्रम में है। तीसरा, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, सूरत विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन और खुदीराम बोस को फांसी। क्या ये सही क्रम में है। और चौथा है कि उपयुक्त में से कोई भी सही क्रम में नहीं है। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही क्रम में है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसमें से मैक्सिमम का आपको ईयर याद भी होगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी कुछ जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो याद रखिएगा कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सबसे पहले लोक सेवा मंडल का गठन हुआ था, ये कब हुआ है, 1905 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ है। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ है। और खुदीराम को बोस इनको जो है फांसी 1908 ईस्वी में हुआ है। इस तरह से आपका जो दूसरा है ये सही क्रम में है बच्चा लोग, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बढ़ती राष्ट्रवादी उफान को दबाने हेतु सरकार ने कई महत्वपूर्ण नेताओं को देश से निर्वासित कर दिया था। इनमें से कौन शामिल नहीं है। यानी कि बहुत सारे जो हमारे नेता हैं उनको सरकार ने देश से निर्वासित कर दिया, देश से बाहर निकाल दिया, ताकि जो राष्ट्रवाद का उफान है ये रुक सके। इसमें से कौन है जिनको देश से बाहर नहीं निकाला गया था, आपको ये बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा। किसे भारत से बाहर नहीं निकाला गया था, नहीं निर्वासित किया गया था। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अरविंद घोष को देश से निर्वासित नहीं किया गया है, ये आपका सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडलों की प्रणाली अपनाने के क्या निहितार्थ थे। यानी कि अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन जो मंडल की प्रणाली है उसको क्यों अपनाया था, किस लिए अपनाया था, क्या उसके पीछे उनका मोटिव था, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार है और कॉन्सेप्ट आधारित है। पहला, उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के आर्थिक हितों में समानता के बावजूद राजनीतिक हित अलग अलग हैं। दूसरा है, यह प्रणाली मध्य वर्गीय मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने में कारगर थी। तीसरा, यह भारतीयों के बीच एकता को बढ़ाने में अवरोधक थी तथा इसने राष्ट्रीय आंदोलन से मुसलमानों के अलगाव को दृढ़ किया।
और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई भी उसके निहितार्थ को नहीं बता रहा है। अब बताइए बच्चा लोग, उनका क्या सोच था, क्या मोटिव था, किस लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। निश्चित ही कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यह भारतीयों के बीच एकता को बढ़ाने में अवरोधक थी निश्चित तौर पे, तथा इसने राष्ट्रीय आंदोलन से मुसलमानों के अलगाव को क्या कर दिया, दृढ़ कर दिया, मजबूत कर दिया। नो डाउट बच्चा लोग, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के विषय में क्या आपका जो है असत्य यानी कि सही नहीं है। आपको बताना है कि क्या है जो कि सही नहीं। यहाँ पे असत्य होना चाहिए था, असत्य होना चाहिए था, या सत्य नहीं है, असत्य बताएंगे। पहला है इसका गठन मुस्लिम लीग के गठन एवं मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन मंडल के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। क्या ये बात गलत है। इसका प्रथम अधिवेशन 1916 में आयोजित किया गया था। क्या ये बात गलत है। इसके सदस्य केशव बलिराम हेडगेवार और 1925 में महासभा से अलग होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक हिंदू स्वयंसेवी संगठन का गठन किया। क्या ये बात गलत है। क्या उपयुक्त में से कोई नहीं है जो कि सही मतलब जो है गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। क्या कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सत्य हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि असत्य है अखिल भारतीय हिंदू सभा के बारे में, फटाफट बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए कि मदन मोहन मालवीय द्वारा भारतीय स्तर पर इस संगठन का विस्तार किया गया, यानी कि नेशनल लेवल पर इसको बढ़ाने का काम किया गया था। और इसका जो पहला अधिवेशन है ये 1916 में किया गया था। हालांकि इसकी स्थापना 1915 में ही कर दिया गया था। तो याद रखेंगे कौन सा है जो कि असत्य है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मतलब गलत हो। हाँ, सत्य कोई भी नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। इसका गठन मुस्लिम लीग के गठन एवं मार्ले मिंटो सुधारों में पृथक निर्वाचन मंडल के प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया है। इसका प्रथम अधिवेशन 1916 में आयोजित किया गया और इसके सदस्य केशव बलिराम हेडगेवार और 1925 में महासभा से अलग होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक हिंदू स्वयंसेवक संगठन का गठन किया। तो बिल्कुल सही बच्चा लोग, कोई भी गलत नहीं है, सारी बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। शालिग्राम प्रतिमा पर न्यायाधीश नरेश के मत, यानी कि जो आपके न्यायाधीश हैं इनका नाम है नॉरिस, यहाँ पे नरेश हो गया है, नॉरिस न्यायाधीश है नॉरिस। इनके मत के विरुद्ध टिप्पणी करने पर किस राष्ट्रवादी नेता को कारावास की सजा हुई थी। आपको बताना है शालिग्राम की प्रतिमा पर न्यायाधीश नॉरिस के मत पर जो है विरोध में टिप्पणी करने की वजह से किस राष्ट्रवादी नेता को कारावास की सजा हुई। पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है व्योमेश चंद्र बनर्जी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा, कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आलोचना किया था। तो ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है। जो न्यायाधीश नॉरिस महोदय हैं इन्होंने शालिग्राम की जो प्रतिमा थी या मूर्ति थी उसका उम्र निर्धारण जो है किया, यानी कि उन्होंने क्या किया और उसका उम्र निर्धारण कर रहे थे वो कि ये प्रतिमा कितने साल की होगी, और इसी वजह से उनकी कठोर आलोचना किया है। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इस बात की कठोर आलोचना की और उन्होंने कहा कि जो नॉरिस हैं ये बिल्कुल नौसिखिए हैं, ये उच्च पद पे स्थापित होने के काबिल ही नहीं है। इन्हें किसने न्यायाधीश बना दिया, इतना उच्च पद इनको किसने दे दिया जो प्रतिमा की आयु को आकलित कर रहा है। तो इसलिए इस बात पे वो नाराज़ हुए और उन्होंने इनको 2 महीने की सज़ा सुनाई थी। तो याद रखिएगा किसने ये चीज़ कहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उनके ऊपर टिप्पणी किया था। नेक्स्ट है रजनी पामदत्त, ये होगा बच्चा लोग पामदत्त। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह बात कही है, यानी कि रजनी पामदत्त किसको कह रहे हैं कि वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और फिर उनको सहयोग भी करते हैं। ये कौन सा गठबंधन हो सकता है। आपके सामने ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन हो सकता है, किसके बारे में ये बात कही जा सकती है। निश्चित तौर पे वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आप सभी को ये पता हो कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रही है कि अंग्रेजों से लड़ते भी हैं और अंग्रेजों का सहयोग भी करते हैं। ये किसने कहा है? रजनी पाम दत्त ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, किस राष्ट्रवादी नेता ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न मध्यम किसान, मजदूर और दस्तकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताएंगे वो कौन सा राष्ट्रवादी व्यक्ति हो सकता है जो पहली बार इस चीज़ को समझेगा, पहचानेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न मध्यम वर्ग भी, किसान भी, मजदूर भी, दस्तकार भी, ये सभी लोग बढ़िया रोल निभा सकते हैं। बताएंगे बच्चा लोग। पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा है गांधी, तीसरे हैं दादा भाई नौरोजी और चौथे हैं बाल गंगाधर तिलक। फटाफट बताएंगे। हालांकि कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा कि वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने पहली बार इस चीज़ का अनुभव किया कि इन लोगों को भी आंदोलन से जोड़ना चाहिए, ये लोग राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। गांधी के पहले ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जनसाधारण को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया या उनकी उपलब्धता को या उपयोगिता को समझा था। नेक्स्ट देखिए, लाला हरदयाल के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? लाला हरदयाल के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है। पहला आपका ऑप्शन है, लाला हरदयाल यद्यपि भारत में अंग्रेजी शासन के विरोधी थे, फिर भी उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में हुए हमले की निंदा की। दूसरा, उन्होंने वंदे मातरम को क्रांतिकारी सलाम बनाने की अपील की। तीसरा, अराजकतावादी गतिविधियों के कारण उन्हें अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया। और चौथा कह रहा है कि कोई भी सत्य नहीं है। आपको बताना था कि उनके बारे में क्या है जो सही है। क्वेश्चन देख लीजिए बच्चा लोग, आपको सही बताना है और आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपको इसमें से कौन सा है जो कि सही लग रहा है ये बता देना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो सही है जो है लाला हरदयाल के बारे में। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी है जो सही नहीं है, जो कि लाला हरदयाल ने जो हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया उसको उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि ये सही था, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहा है, ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया, चूँकि कह रहा है निंदा किया। दूसरा कह रहे हैं कि उन्होंने वंदे मातरम को क्रांतिकारी सलाम बनाने की कोशिश की। नहीं, वंदे मातरम को क्रांतिकारी सलाम या जो टैग बनाया, ये बनाया था भगत सिंह ने। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, किसने बनाया है इसको? भगत सिंह ने बनाया है सलाम, क्रांतिकारी सलाम, वंदे मातरम, ये किसका है? भगत सिंह का है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा जो है, अराजकता गतिविधियों के कारण उन्हें अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया। नहीं, उन्हें निकाला नहीं गया था, उन्होंने खुद ही अमेरिका को छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे सरकार काफ़ी कठोर हो गई थी और वो जो है उनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी जैसी चीज़ें कर रही थी। इस वजह से उन्होंने खुद ही छोड़ दिया था। तो उनको निकाला नहीं गया बल्कि वह स्वतः ही चले गए थे। तो देखिएगा आपका कोई भी सही नहीं है, उनके बारे में सारी बातें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है द स्टोरी ऑफ माई जो है डिपोर्टेशन, क्या ये लाला लाजपत राय ने लिखा है? दूसरा है गीता रहस्य, क्या ये बाल गंगाधर तिलक का है? तीसरा है ए नेशंस इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या ये बात सही है? चौथा है इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम, क्या ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है? पांचवा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। अब बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है। ये सारी रचनाएं और रचनाकार आपको याद होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार आयोग के द्वारा पूछे भी जाते हैं। काफ़ी फेमस ये रचनाएं हैं, कृतियां हैं और व्यक्तित्व भी देखिए बहुत फेमस है, निश्चित तौर पे इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सही हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये लाला लाजपत राय का है और गीता रहस्य तो बहुत ही फेमस है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था मांडले जेल में जब उनको 6 साल की कैद हुई थी। और अ नेशन इन मेकिंग ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। आप सभी को पता होगा, बेहद इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? बताइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट जो है सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया है? ऑप्शन है 1902, 1903, 1904, 1905।
आपको बताना है कौन सा है जो ईयर सही है। 1902 है, 1903 है, 1904 है या 1905 है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक मंडल गोपाल कृष्ण गोखले ने कब स्थापित किया है बच्चा लोग, फटाफट बता दीजिए। निश्चित तौर पे याद होना चाहिए आप सभी को। महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। आयोग के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया है। निहार रंजन रे ने, दादा भाई नौरोजी ने, नरेश मोहम्मद मुखर्जी ने, अवनींद्र नाथ टैगोर ने या बारिंद्र कुमार घोष ने। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन है जिन्होंने ये चीज़ जो है आपका यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इसकी स्थापना किया है। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया है। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। फटाफट बताएंगे कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। कह रहा हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, कह रहा विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, तीसरा कह रहा लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1915 और 1930, और चौथा कह रहा काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही बेहतरीन है। याद रखना ये सारी चीज़ों को, ये इवेंट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ईयर और घटनाएं याद होनी चाहिए आप लोगों को। ये क्रम में लगाने के लिए भी आपको मिलेगा, तो याद रखेंगे कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। जो नहीं सुमेलित है वो बहुत ही आसान है और काफ़ी फेमस है। आप सभी को पता हो कि काकोरी जो षड्यंत्र है ये 1925 की घटना है, 24 नहीं है 25 है। बाकी हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1915 में और 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। फटाफट बताइएगा कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। फटाफट बताएंगे कौन है। पहला है सर एंड्रयूज फ्रेजर, दूसरा है एच रिजले, तीसरा है ब्रैड्रिक और चौथा है एरेंडेल या अरुणडेल। फटाफट बताएंगे कि कौन थे जब बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। गवर्नर जनरल कौन थे वो तो सबको रटा रहता है, कर्जन है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आयोग ने पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा कौन थे उस समय। आपका ऑप्शन नंबर ए सर एंड्रयूज फ्रेजर उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। अच्छा, पत्रकार हैं, याद रखिएगा कौन है, पत्रकार। ब्रिटिश पत्रकार हैं H.W. नेविंसन, ये कौन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है स्वदेशी आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। एक ब्रिटिश पत्रकार हैं जिनका नाम है H.W. नेविंसन। आपको बताना है ये कौन से घटना से जुड़े हुए हैं, भारत में कौन सी घटना है जो उस समय हुई जब ये भारत में उपस्थित थे। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं H.W. नेविंसन। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। कौन है जो कह रहे हैं कि जब बाल गंगाधर तिलक को सजा हो गई तो उन्होंने दया की वकालत की, याचिका की उनके ऊपर दया की जानी चाहिए क्योंकि एक संस्कृत के विद्वान हैं और इसलिए मुझे उनमें दिलचस्पी है या उनसे लगाव है। कौन हो सकते हैं ये बताएंगे। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है मैक्स मुलर, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल और चौथे हैं विलियम जोन्स। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन हो सकते हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। और आपके लिए क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
जो कि आप लोगों को बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये कौन है, ये जो है जर्मनी के बहुत ही बेहतरीन संस्कृत वेत्ता है मैक्स मूलर। इन्होंने ही कहा था कि जो तिलक है इनको जो है छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं और इसलिए मुझे इनमें दिलचस्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है? क्या दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है? क्या राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा है? क्या दुर्गा दास ने इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर लिखा है? क्या उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं? बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। फटाफट बताएंगे क्या आपके हिसाब से सही नहीं है, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप लोग इसको ज़रूर सभी बच्चे जितनी रचनाएं और जितने रचनाकार हैं इनका नाम याद करके रखिएगा। आयोग के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का है, सभी को पता है। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा है और दुर्गा दास ने लिखा है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट है, किसने कहा तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? किसने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है? बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि किसने तिलक को अशांति का जनक कहा है। ये अपने स्टेटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात व्यक्ति है, यानी कि अपने ऐसे स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है जाने जाते हैं इतिहास में। तो आप सभी को ये चीज़ पता होगा निश्चित ही। वेलेंटाइन सिरोल या चिरोल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने ही कहा था कि तिलक जो है ये अशांति के जनक हैं, यानी कि इन्हीं की वजह से भारत में अशांति आई है, इन्हीं की वजह से सारे गड़बड़े हैं, यही सबको उत्तेजित करते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, और इनके ऊपर केस भी कर दिया था तिलक ने। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न। क्या भारत मित्र हिंदी में प्रकाशित होता था? क्या राष्ट्रमत मराठी में प्रकाशित होता था? क्या प्रजा मित्र गुजराती में प्रकाशित होता था? क्या नायक बंगाली में प्रकाशित होता था? क्या उपयुक्त सभी जो हैं वो सही हैं? बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो कि सही सुमेलित नहीं है, और आप सभी को ये बताना है। उत्तर दीजिएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट होना चाहिए था उपयुक्त सभी सही हैं। अब आप बताएंगे आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन है और निश्चित तौर पे याद रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको कर सकते हैं। निश्चित ही सभी बातें सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। भारतीय मित्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। राष्ट्र मत, देखिए राष्ट्र महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी, यानी कि राष्ट्र जब आए तो मराठी से जोड़ दीजिएगा। प्रजा में भी जा है, गुजराती में भी जा है, तो प्रजा गुजराती से हो जाएगा। नायक बंगाली, बंगाल से ही सारे नायकों का शुरुआती दौर में जन्म हुआ है, तो इसलिए नायक कहाँ का हो सकता है? बंगाली का। और भारत मित्र है तो निश्चित ही हिंदी ही होगा। तो याद रखिएगा आपका सभी सही सुमेलित है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? बताएंगे, जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था उस समय कहाँ पे अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है तुर्की। आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा। हालांकि ये काफ़ी आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमारे यहाँ पहला विश्व युद्ध चल रहा था उस समय अफ़गानिस्तान में जो है महेंद्र प्रताप जो राजा है, महेंद्र राजा, इन्हीं के नेतृत्व में अलग से सरकार बनाई गई थी और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी कि कह रहा है इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है, आपको सही बताना है। पहला कह रहा है दुर्गा दास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी,
क्या ये सही सुमेलित है? दूसरा तीसरा नेक्स्ट कह रहा है लुई फिशर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, क्या ये लुई फिशर का है? तीसरा फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, और कह रहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड। आप बताइए बच्चा लोग कौन सा है जो सही है? कोई एक ही सही है, ये तो आपको पता चल चुका है ऑप्शन देखते हुए। तो अब बता दीजिए कौन सा है जो कि आपका सही सुमेलित है। और ये आपके लिए आसान होना चाहिए क्योंकि इसमें से तो काफ़ी कुछ आप सॉल्व कर चुके हैं और इसलिए आपके लिए सॉल्व करना आसान है। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो आप सभी को ये पता है, अभी आपने सॉल्व किया था कि दुर्गा दास का है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। लुई फिशर ने क्या लिखा है? लुई फिशर द्वारा लिखा गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये याद रखिएगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और अबुल कलाम आज़ाद का नहीं है इंडिया डिवाइडेड, बल्कि राजेंद्र प्रसाद का है। अभी आपने इसको देखा था, तो ये क्या हो गया? सही नहीं है। केवल और केवल तीसरा सही है, फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी ये फ्रैंक मोरिस का है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। क्या बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा है? क्या माइकल मधुसूदन ने कैपिटल लेडी लिखा है? कैप्टिव लेडी, कैप्टिव लेडी। तीसरा है क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा लिखा है? क्या सरोजनी नायडू ने ब्रोकन विंग्स लिखा है? क्या इंडियन अनरेस्ट सुभाष चंद्र बोस का है? या इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कौन सा है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है? फटाफट उत्तर दीजिएगा, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। और आप सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे लेखक और उनके द्वारा जो कृतियां हैं इसको याद रखना है आप लोगों को। तो कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 5 आपका सही सुमेलित नहीं है। इंडियन अनरेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोल का है, जो कह रहे थे कि तिलक अशांति के जनक है, उन्होंने ही लिखा है इंडियन अनरेस्ट, इसलिए सुभाष चंद्र बोस का नहीं। इनका तो है इंडियन स्ट्रगल, तो इसलिए आपका क्या हो गया? ये गलत हो गया। बाकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा है, आप सभी को पता है। माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी के हैं, और सरोजनी नायडू ने ब्रोकन विंग्स लिखा है। याद रखिएगा बच्चा, पांचवा आपका सही नहीं है क्योंकि ये वैलेंटाइन सिरोल का है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है, चंपारण क्षेत्र में बागान मालिक विरोधी असंतोष और आंदोलन की लंबी परंपरा रही थी। दूसरा, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण के क्षेत्रों की शिकायत को पूरे भारत में प्रचार किया गया। तीसरा, चंपारण के खेतिहरों ने चीनी पर अत्यधिक रूप से करारोपण का विरोध किया। चौथा, चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। और पांचवा, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है? और जो सही नहीं है वो आप सभी को पता है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, कॉमन सेंस का भी है। अगर आपने पढ़ा है टॉपिक तो बता सकते हैं। बताएंगे बच्चा लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या सही नहीं है? तो याद रखिएगा, आपका तीसरा सही नहीं है। पहला तो बिल्कुल सही है, चंपारण क्षेत्र में बंगाल मालिक विरोधी असंतोष और आंदोलन एक लंबी परंपरा थी, लंबे समय से चल रहा था, और गांधी जी द्वारा चंपारण क्षेत्र की शिकायत को पूरे भारत में प्रचारित किया गया। तीसरा सही नहीं है, ये चीनी पर अत्यधिक रूप से करारोपण का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप सभी को पता है, वो तिनकठिया विधि का विरोध कर रहे थे। तो और बाकी तो सही है कि यहाँ पे जब जीत हासिल किए गांधी जी तो उनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था और गांधी ने उनको गुरुदेव कहा था। तो एक क्वेश्चन आता है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने। याद रखेंगे चलो, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया?
महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया गया था, आपको ये बताना है। पहला है दक्षिण अफ्रीका के नटाल में 1906 में, दूसरा है चंपारण में वर्ष 1917 में, तीसरा है अहमदाबाद में 1918 में और चौथा दक्षिण अफ्रीका के टाउन में 1906 में। बताएंगे बच्चा लोग गांधी जी ने पहली बार जो है वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति को कहाँ प्रयोग किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो गांधी जी है उन्होंने इसका उपयोग भारत में, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, अहमदाबाद में किया था 1918 ईस्वी में। मिल मजदूरों के हड़ताल में उन्होंने इसी जो है तरीके का उपयोग किया था और मजदूरों के लिए 35% बोनस का भुगतान प्राप्त करवाया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कितना प्रतिशत, तो 35% बोनस का भुगतान उन्होंने मजदूरों के पक्ष में करवाया था। नेक्स्ट देखिए, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या रीज़न नहीं था, यानी कि क्या है जो सही नहीं है। खेड़ा के जो पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित किया था उसके बारे में क्या सही नहीं है। पहला है अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। दूसरा, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए। तीसरा, 1928 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल अकाल के कारण बर्बाद हो गई थी। चौथा, खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक शामिल थे। कौन सा बच्चा लोग जो सही नहीं है खेड़ा के बारे में आपको ये बताना है। क्या पहला सही है कि वहाँ अकाल पड़ा था लेकिन फिर भी सरकार भू राजस्व को लेना बंद नहीं कर रही थी। क्या ये बात सही है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त लागू होगा। क्या 1928 में गुजरात के खेड़ा जिलों में किसानों के जो फसल है वो अकाल के कारण बर्बाद हुए थे। क्या खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की मदद पटेल और याग्निक कर रहे थे। तो आप सभी को पता है कि भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त जैसी बात यहाँ नहीं थी, इसलिए आपका केवल और केवल दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है आपको ये बताना है। पहला है राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी। तीसरा कह रहा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। चौथा, रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह की अति महत्वपूर्ण पहलू है। कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी वजह से चंपारण सत्याग्रह हुआ है, या जिसकी वजह से चंपारण सत्याग्रह फेमस हुआ, या जो कारण जिम्मेदार हुआ चंपारण सत्याग्रह के होने का। तो निश्चित तौर पर चलो आप लोग तो ये जानते हैं कि नील बागान जो मालिक होते थे वो किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपने ज़मीन के 1/20वें भाग पर, यानी कि 20 में से एक हिस्से पर वो क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे। लेकिन जब यूरोपीय कंट्रीज़ ने कृत्रिम विधि से नील बनाना शुरू कर दिया तो जो इनका नेचुरल नील था इसका डिमांड घट गया, और जब डिमांड घटेगा तो क्या होगा, डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई कैसे होगा। तो वही है, रोपड़ फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट आई थी क्योंकि डिमांड जो है वो घट गया था, बहुत सस्ता हो गया था नील, जिससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, और इसीलिए इन्होंने इस बात का विरोध किया कि अब उन्हें नील की खेती नहीं करनी है। दूसरा, वो खेत को ऊसर बंजर बना देता था, उसको अनफर्टाइल भी बना देता था, तो दूसरा नुकसान ये भी था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला, 20 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। क्या, अच्छा यहाँ पे 20 नहीं होगा, वे होगा, वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दूसरा, सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। तीसरा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण साधना की उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अच्छा, पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक होगा बच्चा लोग, सार्वजनिक उपस्थिति, सार्वजनिक उपस्थिति
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। चौथा, बनारस हिंदू विद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। और पांचवा, उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है। अगर आप लोग उतनी बारीकी से पढ़ेंगे तो पकड़ पाएंगे कि कहाँ गलत है, और अगर बारीकी से ध्यान नहीं देंगे तो जान नहीं पाएंगे कि कहाँ गलत है। तो चलिए बच्चा लोग बारीकी से देखिए, दीजिए ध्यान, और सभी लोग प्रयास कीजिए इसको सही बताने का, चूँकि पढ़ा चुकी हूँ जो इसमें आपको मदद कर सकता है सॉल्व करने में। तो आप सभी को ये चीज़ पता होगा कि आपका चौथा सही नहीं है, क्योंकि बनारस हिंदू विद्यालय का स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, इसलिए आपका चौथा सही नहीं है। और ये तो सही है कि वो जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये भी सही है कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने अफ्रीका में ही किया था। और ये भी सही है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उनका पहला जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति थी वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुआ था, क्योंकि ये उद्घाटन भी 1915-16 का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, गांधी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है जो सही कालानुक्रम में व्यवस्थित है, यानी कि उन्होंने जो संघर्ष भारत में किए हैं उसका कौन सा है जो सही कालानुक्रम को बता रहा है। आपको कूट की सहायता से या ऑप्शन देखना है और बता देना है कि सही कालानुक्रम कौन सा है जो दर्शा रहा है। ए में है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट। बी में है या दूसरे में है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद में हड़ताल और रॉलेट एक्ट अभियान। 3 में है रॉलेट एक्ट, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद में हड़ताल और चंपारण सत्याग्रह। और 4 में है कि कोई भी सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही क्रम को दर्शा रहा है गांधी जी का, जो उन्होंने भारत में सत्याग्रह चलाए थे। तो ये तो सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है, और आप सभी को ये भी पता है कि अहमदाबाद और जो खेड़ा है दोनों 1918 की घटना है। रॉलेट एक्ट जो है 1919 की घटना है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि सबसे पहले आपका चंपारण होगा और सबसे लास्ट में रॉलेट एक्ट होगा, तो इस हिसाब से आपका ये तो नहीं होगा, यानी कि या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। अब आपको ये जानना है कि खेड़ा पहले हुआ या अहमदाबाद। तो ये तो आप सभी को याद रखना है कि जो अहमदाबाद है ये फरवरी 1918 की घटना है, यानी कि अहमदाबाद में फरवरी 1918 में हड़ताल हुई थी। और जो आपका खेड़ा है यहाँ पे मार्च 1918 में हुआ था, यानी कि मार्च 1918 आपका ये क्या हो जाएगा, मार्च 1918। तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया, निश्चित तौर पे आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले आपका चंपारण हो जाएगा, चंपारण के बाद आपका हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, और उसके बाद आपका हो जाएगा खेड़ा, और फिर रॉलेट एक्ट, यानी कि आपका पहला और पहला बिल्कुल सही है क्योंकि फरवरी का है अहमदाबाद, और खेड़ा जो है ये मार्च का है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। क्या चंपारण सत्याग्रह लगान माफी के लिए था, क्या अहमदाबाद मिल हड़ताल श्रम विवाद था, क्या खेड़ा सत्याग्रह काश्तकारी की सुरक्षा थी, क्या उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा बिकॉज ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही सुमेलित है। और निश्चित तौर पे आप सभी को मैं अभी अभी ये सारी चीज़ें बताई हूँ कि आपका जो अहमदाबाद है ये बोनस के लिए था, जिसमें 35% गांधी जी ने दिलाया। खेड़ा जो है ये लगान माफ़ी से जुड़ा हुआ था, लगान माफ़ी चूँकि अकाल पड़ा था वहाँ पे, तो लगान माफ़ी की बात हो रही थी। और यहाँ पे भी देखिए लगान माफ़ी की बात ही हो रही है, चूँकि नील का अच्छा पैसा तो देते नहीं है और पैसा जो है लगान में अच्छा मांगते हैं, तो इसलिए ये भी क्या है लगान माफ़ी से ही जुड़ा हुआ। तो आपका पहला तो सही है, लेकिन बाकी जो है वो सही नहीं है। तो याद रखिए बच्चा लोग केवल और केवल आपका पहला सही है, क्योंकि दूसरा बोनस है और तीसरा जो है ये लगान से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और आज आपका आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
20वीं सदी के बिहार के नील किसानों के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? आपको बताना है 20वीं सदी के बिहार में जो नील आंदोलन हुआ है, इसके बारे में क्या है जो कि आपका सही है? फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। पहला है, चंपारण के नील किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। दूसरा कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्या की जांच हेतु एक समिति बनाई जिसके सदस्य गांधी भी थे। और चौथा कह रहा है कि उपर्युक्त दोनों बातें हैं वो सही हैं। और मतलब तीसरा कह रहा है दोनों सही है और चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। आप बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप लोगों को इसका उत्तर देना है। फटाफट बताएंगे क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। निश्चित ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन आसान है, आप लोग इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या है जो कि सही हो जाएगा। तो निश्चित ही याद रखेंगे दोनों सही हैं, यानी कि आपका 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती, यानी कि 20 में से 3 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। मैंने आई थिंक 1/20 कर दिया था। 20 बटे बेस में मतलब 20 में से 3 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। और जब इस बात का विरोध हुआ, गांधी जी ने इस बात का समर्थन किया कि हाँ किसान सही हैं, तब एक समिति गठित की गई और उसका मेंबर गांधी जी को भी बनाया गया। और जांच में ये बात सही निकली क्योंकि किसानों का जो डिमांड है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से यहाँ पे भी गांधी जी को जीत जो है वो प्राप्त हुई थी और ये आप उनका पहला जीत था भारत में, आप सभी को पता है। तो याद रखेंगे आपका दोनों बातें बिल्कुल सही है बच्चा लोग। और ये आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और खूब मेहनत कीजिए। डेली हम लोग ऐसे ही क्लासेस में मिलते रहेंगे। आगे क्वेश्चन की संख्या और बढ़ाऊँगी मैं, आप लोगों की डिमांड्स है और उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगी। जो भी समय मिलेगा आप लोगों के लिए बेहतर प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, ऐसे ही शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे और आप लोग अपनी मेहनत को और बढ़ा दीजिए। नए साल पे कुछ नया कीजिए और खूब अच्छा मुकाम हासिल कीजिए। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू सो मच।